हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और की फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं किए तो वो पहले कर दो, क्योंकि उसको ही रिलेट करके चीजें हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस में देखेंगे। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये खुद ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें ये काफी अच्छी तरीके से समझ के करना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के वजह से जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के पास, वो खुद आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अगर कोई इश्यू आने वाला है, कोई प्रॉब्लम आने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी है हमारी। ठीक है, तो ये टू वे होता है। कुछ पॉजिटिव चीजें भी हम रिसीव कर सकते हैं और कुछ नेगेटिव चीजें भी हमको बियर करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिया है। क्या मतलब है उसका? बहुत सारी चीजों में, ठीक है, बहुत सारी चीजों में हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम हो रही है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम हम कस्टमर्स को दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा कस्टमर्स का, ऐसी कोई चीज को एक्सपीरियंस करना। ठीक है, तो इसलिए हम वहां पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, समझो कि आपके एरिया में कोई भी मोमोज का शॉप नहीं है। ठीक है, मोमोज सबको पसंद होंगे, मोमोज सबने खाए होंगे। ठीक है, तो आपके एरिया में अगर कोई भी मोमोज का शॉप नहीं है और आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे मोमोज का शॉप मैं खोलूंगा, तो कोई भी मोमोज का शॉप तो है नहीं ना, और लोग को अच्छा भी लगता है मोमोज खाना, तो ऑब्वियसली सारे कस्टमर्स मेरे पास आएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी और मार्केट में नहीं है, कोई भी और एरिया में मेरे मोमोज बेचता ही नहीं है, तो सारे कस्टमर्स मेरे पास ही आएंगे। उसको बोलेंगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज की मार्केट में वैसी कोई चीज या वैसे कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर रहा, या वही वो चीज, वो प्रॉब्लम कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा, और हम पहले इंसान है, हम हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा पहला ऐसा ब्रांड है जो ये पर्टिकुलर चीज को एड्रेस कर रहा है, उसको बोलेंगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज की पहले ही हमें सबसे पहले ही एडवांटेज हम इसको अवेल कर रहे हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल ट्रेंड अलाउज टू स्पॉट इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी such as raising demand, technology shifts or changing regulations and act early to gain competitive edge। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे कि हम समझते अंडरस्टैंड करते हैं एक्सटर्नल ट्रेंड्स को। ठीक है, और हम हमारे फॉर्म को अलाउ करते हैं स्पॉट करने के लिए जो भी हमारी इमर्जिंग मतलब आने वाली अपॉर्चुनिटीज है, वो हम स्पॉट करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फोर्स के वजह से। ठीक है, क्या क्या होता है? राइजिंग डिमांड, डिमांड आ रहा है, कोई पर्टिकुलर अलग प्रकार का डिमांड है। ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, हम उस पर काम कर सकते हैं, हमारा फायदा होने वाला। अगर हम इस चीज को अडाप्ट कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, तो डिमांड की बात हो गई। टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गया, जैसे हमने बहुत बार ये बात की, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती रहती है ना, और अलग अलग प्रकार के नए नए टेक की वजह से टूल्स, इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, तो वो शिफ्ट आता है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आता है, जो हमें अडाप्ट करना है, उसके हिसाब से हमें चलना है। अगर हम नहीं उसको अडाप्ट करेंगे तो हम हमारे कंपटीटर से पीछे ही रह जाएंगे। ठीक है, फिर चेंजिंग रेगुलेशन एंड एक्ट अर्ली टू गेन कंपटीटिव एज। चेंजिंग रेगुलेशंस एंड एक्ट मतलब क्या है कि आपको पता है कि बहुत सारे एक्ट्स वगैरह हमारे बिजनेस पे लागू होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रेगुलेटर्स के अंडर हम काम करते हैं। ठीक है, जब हमारा लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, कंपनी होती है, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे रेगुलेटर्स होते हैं जो हम पे चेक रखते हैं। बहुत सारे रेगुलेटर्स के अकॉर्डिंग, उनके एक्ट के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेसेस को रन करते हैं, उनकी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अगर उसमें कुछ चेंज आ गया तो ऑब्वियसली वो हमारे बिजनेस को भी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट करेगा, है ना, बट ऑब्वियस। तो वो भी हम देखते हैं। ठीक है, वो भी कभी कभी हमारे लिए एडवांटेजेस हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी अर्ली मूव इनटू इंडिया स्मॉल कार मार्केट। हाँ, तो मारुति सुजुकी जो है, ठीक है, इस कंपनी ने फर्स्ट टाइम सबसे छोटी गाड़ी लॉन्च की थी, जो बहुत पहले हुई थी, मारुति 800 करके उसको बोला जाता था। ठीक है, तो वो सबसे पहले फर्स्ट कंपनी थी जिन्होंने एनालाइज किया कि छोटी गाड़ी होनी चाहिए। क्यों? ताकि लोग अफोर्डेबल भी हो लोगों के लिए जिनकी छोटी फैमिली है,
या फिर जो ज्यादा लोग है नहीं जिसको रेगुलरली यूज करनी है व्हीकल, ठीक है, जिसको टू व्हीलर यूज नहीं करनी, जो भी XYZ रीजन की वजह से उसको फोर व्हीलर यूज करनी है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे यूज करनी है ना, हमारे ऑफिस के लिए जाने के लिए यूज करनी है, रेगुलर कोई ऑपरेशन के लिए यूज करनी है, तो ये सबसे बेस्ट गाड़ी होगी, छोटी सी गाड़ी होगी और बेनिफिशियरी होगी, लोग अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने सबसे पहले ये गाड़ी लॉन्च की, तो इसलिए ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। बाकी की कंपनीज ने, बाकी के ब्रांड्स ने ये चीज नहीं सोची और मारुति सुजुकी ने ये चीज सोची, और उस टाइम पे ये जो मारुति 800 थी वो बहुत ज्यादा बिक रही थी, क्योंकि ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट था और ये कुछ अलग उनका एम था, अलग ही उनकी टारगेट ऑडियंस थी और उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे प्रॉफिट गेन किए थे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के वजह से, इस पर्टिकुलर प्लान के वजह से, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद टाटा ने भी नैनो लॉन्च की थी, अगर आपको पता होगा तो, कि नैनो का भी लॉन्च करने का यही मोटिव था कि जो ऐसे लोग हैं जो एक्सपेंसिव कार्स नहीं अफोर्ड कर पाते या जो कार भी अफोर्ड नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए वो बेनिफिशियरी रहेगा, जिनकी छोटी सी फैमिली है, ठीक है, जिनको रेगुलरली यूज करनी है गाड़ी और जिनको ज्यादा मतलब बहुत ऐसे कार्स होते हैं, बड़े बड़े कार्स होते हैं जिसके वजह से ऑक्यूपेंसी भी बढ़ जाती है ना, रोड पे वो लोग जब चलते हैं तो ट्रैफिक ज्यादा क्रिएट हो जाता है ना, जो आप छोटे छोटे गलियों से वो गाड़ियां आप लेके नहीं जा सकते हो, वहां पे भी ये गाड़ी बेनिफिशियरी रहेगी, इसलिए नैनो लॉन्च की गई थी, तो उनका भी यही मोटिव था। तो लेकिन फर्स्ट टाइम मारुति सुजुकी ने लॉन्च की थी, इसलिए उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, ठीक है। फिर है डिटेक्टिंग थ्रेड एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है वो, वार्निंग नहीं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, awareness of environmental changes like substitute products or regulatory disruptions helps from anticipate threats and respond proactively, improving quality, cutting costs. तो ये पहले ही हमें बता देता है, पहले ही हमें हमारे थ्रेट्स बता देता है, डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि अरे ये प्रॉब्लम्स होने वाली है या ये अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, तो उसके वजह से हमें अगर पहले ही थोड़ी भी भनक होती है कोई चीज के बारे में, तो हम उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यही सिंपल सरल भाषा में मैं आपको बता पाऊंगी कि अगर आपको थोड़ी भी चीजें पता होने लग जाती है, आप डिटेक्ट करने लग जाते हो, तो आप खुद ही अवेयर हो जाते हो, खुद ही अलर्ट हो जाते हो और अब उस हिसाब से चीजें करने लग जाते हो। वही बता रहे हैं हमको कि हमें थ्रेट डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो फर्म है वो पहले ही एंटिसिपेट कर लेती है जो भी थ्रेट्स आने वाले होंगे उसको, और उसके हिसाब से प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करती है। प्रोएक्टिवली मतलब क्या, कि एकदम अलर्ट मोड पे एकदम पहले उसको क्या बोलते हैं, पहले उसको प्रायोरिटी देती है उस चीज को, और उस हिसाब से, उस चीज के हिसाब से वो जो भी थ्रेट आने वाला है या आ रहा है उसके हिसाब से चीजों को एग्जीक्यूट करती है, चीजों को लेके आगे चलती है, इसलिए प्रोएक्टिवली कहा गया है। उस प्रोएक्टिव वे में हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, हमारी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, कोई कोई टाइम पे है ना, कोई कोई चीजों में हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, कोई कोई चीजों में हम कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देते हैं, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग ध्यान देना, ज्यादा वर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फिर आता है accessing and managing resources effectively. The environment provides essential input, finance, labor, raw material, technology, as well as channels for output. Knowing what resources and support are available allows for better procurement एंड आउटपुट प्लानिंग। तो यहाँ पे क्या बताया गया है हमें, कोई भी बिजनेस में, आपका बड़ा बिजनेस हो, लार्ज स्केल पे, स्मॉल स्केल पे, है ना, कोई भी टाइप का आपका बिजनेस हो, तो आपको इनपुट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। आपको फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, आपको मैन पावर चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, आपको मशीन इक्विपमेंट्स चाहिए, है ना, बिजनेस चलाने के लिए आपको और क्या चीजें हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें होती है जो एज अ इनपुट, ठीक है, हमारे बिजनेस में काम करती है, हम उसको यूज करते हैं, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या, जितना हम उस पर्टिकुलर चीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इन अ गुड वे, हम उतना हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए कि हमने ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया, ठीक है, मतलब ज्यादा यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक मशीनरी है आपकी, ठीक है, तो अपनी नई ली है, अच्छी मशीनरी है काफी, ठीक है, समझो कि एक दिन में 1000 यूनिट बना के आपको दे देती है, तो उसकी
उसकी कैपेसिटी 1000 यूनिट की है, आपको पता है एक दिन में वो 1000 यूनिट बना सकते हैं, इतनी उसकी कैपेसिटी है, तो आप उसमें 500 यूनिट 700 यूनिट बना के क्या कर रहे हो, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसका फायदा नहीं करा के दे रहे हो। वेराज अगर आप ही उस मशीन से 2000 यूनिट बनाते हो, 1500 यूनिट बनाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस मशीन को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, जल्दी खराब हो जाएगी मशीन, जल्दी मेंटेनेंस मांगेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप ज्यादा उसको उसकी कैपेसिटी उसके पोटेंशियल से भी ज्यादा उसको यूज कर रहे हो। तो ये मैंने मशीनरी का एग्जांपल दिया, ये सारी चीजों में सेम वर्क करता है। ह्यूमन रिसोर्स की बात करो तो अगर आपके कंपनी में एम्प्लॉइज है, वर्कर्स है, स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड लेबर है, तो उनकी जितनी कैपेसिटी है, ठीक है, जिनका जितना उनका पोटेंशियल है, जितनी उनके पास एफिशिएंसी है, उतना ही हम उनसे काम करा सकते हैं। इंसान 8 घंटा काम कर सकता है, 12 घंटा काम कर सकता है, आप उससे 16 घंटा 18 घंटा काम नहीं करा सकते, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम होती जाती है, ठीक है, डिक्रीज होती जाती है और उतना वो आउटपुट नहीं दे पाता, ठीक है, और वो आराम से आ रहा है, सिर्फ 5 घंटे काम कर रहा है, 2 घंटे काम कर रहा है, बाकी टाइम टाइम पास कर रहा है, ऐसे भी आपको नहीं चलेगा, आपके बिजनेस का लॉसेस, आपके बिजनेस के लॉसेस होना चालू हो जाएंगे अगर ऐसा कोई आपका ह्यूमन रिसोर्स कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है कि आपको पता होना चाहिए, आपका उतना क्या कंट्रोल होना चाहिए आपके बिजनेस पे, आपको उतना मॉनिटर करना आना चाहिए, उतना एनालिसिस करना आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स, ये पर्टिकुलर मशीन, ये पर्टिकुलर XYZ मेरे रिसोर्सेज, मेरे एसेट्स की कैपेबिलिटी इतनी है, पोटेंशियल इतना है, तो मैं उतना उससे काम करा लूं, उतना उसको यूटिलाइज करा लूं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये हमने इनपुट की बात की, आउटपुट की भी उन्होंने बात की है, ठीक है। नोइंग व्हाट रिसोर्सेज एंड सपोर्ट आर अवेलेबल अलाउ फॉर बेटर प्रोक्योरमेंट एंड आउटपुट प्लानिंग, ठीक है, तो और क्या हमारे लिए बेटर है और क्या चीजें हम अडाप्ट कर सकते हैं और क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है और वो हमें यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है, या अगर यूज करेंगे तो और बेनिफिशियरी होगा, ठीक है, और हम क्या बोलते हैं गेन्स में रहेंगे, तो इसीलिए वो सारी चीजें भी आप ले लेते हो, आपके बिजनेस में अडाप्ट कर लेते हो, ताकि आपका जो प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, वो भी बेटर हो जाए और आपका जो आउटपुट है उसका जो आपका प्लानिंग है वो भी अच्छे से हो पाए, एफिशिएंटली इफेक्टिवली हो पाए, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। In today's fast-changing environment, fragmented demand, global competition, evolving technology, managers must continuously monitor and adapt to maintain relevance and stability. तो हमने ये भी बहुत बार डिस्कस किया अभी तक कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं पहले ऐसे नहीं होता था, पहले जो भी चेंजेस होते थे वो बहुत टाइम के बाद होते थे, ठीक है, कभी कभी कुछ चेंज तो 1 साल तक होते भी नहीं थे, ठीक है, 2 महीने तक होते भी नहीं थे, 4 महीने तक होते भी नहीं, सेम चीजें चलती रहती थी, इसलिए बिजनेसेस को इजी हो जाता था कि ओके मैंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना दिया, ये 2 महीने चलता रहेगा, ये 1 साल चलता रहेगा, कोई अलग डिमांड नहीं आएगी कस्टमर, क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं है बाकी की चीजों के बारे में, उनको पता है ये प्रोडक्ट है, उसको ही जाके खरीदना है, उसको ही जाके खाना है, समझ रहे हो, उसको ही कंज्यूम करना है। तो क्योंकि मार्केट में ज्यादा चॉइसेस नहीं थे, ठीक है, वैरायटी नहीं थी, ज्यादा कंपनीज नहीं थी, ज्यादा ब्रांड्स नहीं थे, ठीक है, इसीलिए उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अभी ऐसा है क्या, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी के करंट सिनेरियो की अगर आप बात करोगे, अगर आप एनालाइज करोगे तो इतना कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है, इतने सारे ब्रांड्स है, लोगों के पास इतने ऑप्शंस है, इतने लोग चॉइसेस बना सकते हैं, ठीक है, इतनी वैरायटी है चीजों में कि बहुत ज्यादा मार्केट जल्दी जल्दी चेंज होने लग जाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हर एक मैनेजर को, कोई भी बिजनेस के मैनेजर को उस हिसाब से एनालाइज करना चाहिए चीजों को कि अरे इतने जल्दी ये चीजें चेंज होती रहेगी और इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इसको हम अडाप्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है ताकि हम मेंटेन कर सके रिलेवेंस और स्टेबिलिटी को, हमारे बिजनेस ऑपरेशन स्टेबल रहने में ये मदद करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सपोर्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस forms the business for effective strategic planning and policy decisions, helping firms align operations with future scenarios and market demands. तो ये फोरकास्टिंग की जाती है, ठीक है, या एनालिसिस किया जाता है, फोरकास्टिंग की जाती है कि क्या हमारे बिजनेस एनवायरमेंट की चीजें हैं, क्या फोर्सेस हम पे एक्ट करने वाले हैं, हमें इम्पैक्ट करने वाले हैं,
उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, है ना, उस हिसाब से हम चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसको मॉनिटर करते हैं, उसमें फिर से कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या उसको देखते हैं, फिर से कुछ चेंज आ रहा होगा तो उसको अडाप्ट करके उस हिसाब से काम करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो सपोर्ट करता है हमारे प्लानिंग के लिए और पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, ये एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है एनहांसिंग लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंसेस। Firms that continuously scan their environment and adjust their strategies accordingly tend to perform better over time, sustaining growth and competitive leadership. तो अगर आप अच्छी तरीके से, अगर आपका बिजनेस, आपके एम्प्लॉयज, है ना, जो भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो बेसिकली एनालाइज करते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस को समझते हैं, ठीक है, फोरकास्ट करते हैं, अगर वो एफिशिएंटली कर पा रहे हैं और उस हिसाब से आप अडाप्ट करके चेंजेस कर पाते हो, उस हिसाब से आप मार्केट में प्रोडक्ट लेके आते हो, उस हिसाब से आप सर्विसेज अवेल करा के देते हो, तो आप मार्केट में ज्यादा टाइम तक टिकते हो, आप ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करते हो, आपका ब्रांड, आपका ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा टाइम तक टिकता है और वो उतना ही तेजी से ग्रो भी करता है। ठीक है, आप उतनी ही तेजी से एक्सपांड भी कर सकते हो आपके बिजनेस को। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है हमें लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देने में, मतलब लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने में और हमारा लॉन्ग टर्म अच्छा परफॉर्मेंस होने में हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हेल्प भी करता है। ठीक है, और एक पॉइंट है, ये फटाफट नोट डाउन कर लो। आई होप ये सारे पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे। एक और पॉइंट है वो कवर करेंगे, तब तक आप ये सब कुछ नोट डाउन कर लो। ओके क्लास, डिस्कस करते हैं हमारे लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को, जो है ब्रांड रेपुटेशन एंड स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिवनेस। तो क्या है, अवेयरनेस ऑफ सोशल, लीगल एंड एथिकल एक्सपेक्टेशन enables firms to foster stakeholders trust। तो क्या होता है ना कि जब हमको पता होता है कि क्या होने वाला है, या हमें एक्सटर्नल फोर्स एनालाइज करने आता है, हमारे मैनेजर्स को, हमारे डिपार्टमेंट को, कि ओके ये एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा भी है और कुछ कुछ टाइम पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स हमारे लिए बुरा भी होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट में भी होता है। ठीक है, तो अगर हम एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज हो, सोशल एनवायरमेंट की बात हो रही है, लीगल या एथिकल कोई भी चीज की बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल हो गया या कोई भी टाइप का, अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट हमें हिट कर रहा है और अगर हम उसको एनालाइज कर लेते हैं तो ऑब्वियसली हम हमारे जो भी प्रॉफिट्स है उसको लॉसेस में कन्वर्ट होने से बचा लेते हैं। ठीक है, हम उसको अडाप्ट करते हैं, उसके हिसाब से सोचते हैं, ठीक है, उसको टैकल करते हैं और चीजों को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे लॉसेस होते नहीं। अगर हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एक एप्ट वे में, एक अच्छे वे में, एक प्रॉपर वे में, तो क्या होते हैं, हमें लॉसेस आते हैं। और जब आपको लॉसेस आएंगे और आपके कस्टमर्स को पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर ब्रांड लॉसेस में चल रहा है, तो वो आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा एक नेगेटिव, आपका जो भी ब्रांड है उसका रेपुटेशन जो भी है वो कम होने लग जाएगा, एक नेगेटिवली दिखने लग जाएगा आपका ब्रांड। ठीक है, वेराज आपके जो शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, वो भी आप में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, अगर आपको लॉसेस हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप उनको डिविडेंड नहीं दे पाओगे। ठीक है, आप उनको कोई भी प्रॉफिट लाके नहीं दे पाओगे, पैसे नहीं दे पाओगे, तो इसलिए वो भी आप में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली ब्रांड रेप्यूटेशन कैसे चलती है, जब हम हमारे जो चीजें हैं वो एकदम एक्यूरेटली चीजें कर रहे हैं और उसके वजह से हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं और हम लॉसेस इंकर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लॉसेस को अवॉइड कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना एनालिसिस, इतना फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो हमें नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, नहीं करता। तो इसलिए ब्रांड रेपुटेशन काफी इंपॉर्टेंट है और वो तभी हो पाएगा जब हम एकदम एप्ट वे में, एकदम अच्छे वे में, एकदम अप्रोप्रिएट वे में एनालिसिस कर पाते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो भी उसका इशू है, उसको टैकल कर पाते हैं। ठीक है, and cultivate a positive public image, boosting customer loyalty and brand equity। तो अगर आप ये कर पाते हो तो आप जो है वो पर्टिकुलर मार्केट में सरवाइव करते हो। ठीक है, आपके जो कस्टमर्स है वो कस्टमर्स लॉयल्टी बनी रहती है। ठीक है, आपका जो रेप्यूटेशन है ब्रांड का वो और बढ़ने लग जाता है। ठीक है, आपकी जो इमेज है पर्टिकुलर
आपके ऑर्गेनाइजेशन की वो भी इंक्रीज होने लग जाती है और ये ओवरऑल आपके परफॉर्मेंस में भी एनहांस कराता है और आपका जो भी प्रॉफिट्स है उसके भी मार्जिन को बढ़ाते रहता है, ठीक है, ताकि आप ग्रो कर सको आगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सके और आप और एक्सपांड कर सको आपके बिजनेस, ठीक है। तो इसलिए ब्रांड रेपुटेशन और स्टेक होल्डर्स के रिस्पॉन्सिवनेस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी नोट डाउन कर लो। और यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट के सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। हम आज का वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। बाकी का जो भी पार्ट है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाकी के जो भी हमारी चीजें हैं, आई गेस डायमेंशन बचा है और इकोनॉमिक फैक्टर बचा है, ठीक है, कि इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी ये सारी चीजें नोट कर सके, आपके साथ बैठ के पढ़ सके। और आपको ये सीरीज हमारी देखती रहनी है, नोट्स वगैरह बनाते रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ बने रहो, बाकी की भी बात देखो। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।